जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो अदर यूरोपियन कंट्रीज में फैलना स्टार्ट हो जाती है। अब ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है, कभी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे लॉन्ग लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, जहां मैंने आपको ये बताया था कि लोगों ने जो है वो मोनार्की के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था और फाइनली एक फ्रांस जो पहले एक मोनार्की हुआ करता था वो एक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया था, रिपब्लिक कंट्री बन गया था। तो ये जो लोगों के अंदर लोगों ने चिंगारी फैलाई, ये जो आग फ्रांस के अंदर लगी, अब यही यही आग, यही चिंगारी अदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाती है और अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी लोग जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग रखना स्टार्ट कर देते हैं, डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि कैसे लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आना शुरू होती है कि हाँ हम लोग सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जो ओल्ड वैल्यूज थी यानी कि मोनार्की थी, अब वहां पर जो चिंगारी लग रही थी अदर कंट्रीज में वो ये नए मॉडर्न वैल्यूज की, लिबरलिज्म, फ्रीडम की बात हो रही थी। तो उन दोनों के बीच में हमेशा टसल होगा, जब टसल होगा तो रेवोल्यूशंस होंगे। पूरे यूरोप में 1830 से लेकर 1848 के बीच में आपको रेवोल्यूशंस एंड रेवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। उसका आउटकम ये था कि जर्मनी फॉर्म हो गया, इटली फॉर्म हो गया, ब्रिटेन फॉर्म हो गया, इस तरह कंट्रीज फॉर्म होते देखिए आपको इस रेवोल्यूशन का आउटकम निकल के आया। फिर हम लोग इस चैप्टर के आखिरी में हम लोग नेशन को विजुलाइज होते देखेंगे और नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कहानी थी जहां पर फ्रांस पहले एक मोनार्की हुआ करता था, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हुआ और एक फिर रिपब्लिक हो जाता है। तो इस पूरी जर्नी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। बात ये होती है कि लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई। मैंने आपको बताया था नंबर 1 पॉइंट कि फ्रांस में अब सर और मैडम का कॉन्सेप्ट खत्म करके बोला गया कि हर आदमी सिटीजन है, तो बेसिकली ले सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। और दूसरा, जैसे जैसे कंट्रीज में होता है ना कि भारत माता, तो वैसे यहाँ पर जो फ्रांस में कॉन्सेप्ट आया वो आया फादर लैंड का, जिसको बोला गया ला पात्रे। तो बेसिकली एक यूनाइटेड कम्युनिटी फॉर्म होने की बात करी गई जिसको इक्वल राइट्स हो, सोसाइटी में इक्वालिटी हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नया ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, एक लैंग्वेज बोलने को कहा गया, दैट इज फ्रेंच। जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एक नया नेशनल एंथम फॉर्म हुआ, जो स्टेट जनरल था उसकी अब इलेक्शन स्टार्ट हो गए। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करने की बात करी गई, एक प्रॉपर मेजरिंग सिस्टम लेके आया गया और जो फ्रेंच आर्मी थी वो अब अपने रिपब्लिक के आइडियाज को, जो आइडिया ऑफ रिपब्लिक था उसको अदर कंट्रीज में यहां पर प्रोपेगेट कर रहे थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था फ्रांस में जब तक इस व्यक्ति की एंट्री नहीं होती है फ्रांस के अंदर, एंड ही वाज नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में वो फ्रांस में एंटर करता है और 1804 में वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर देता है। और जब वो फ्रांस से गद्दी बैठता है तो 1804 में वो एक नेपोलियनिक कोड यहां जारी करता है जिसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ खराब पॉइंट्स हैं। अच्छे काम उसने ये किए कि उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी, बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर लेके आ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आ गया, है ना। जो भी प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ वो खत्म कर दिए और उसके अलावा प्रॉपर मेजरिंग जो यूनिट है वो यहाँ पर बना दिया। लेकिन सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब लोगों को वो मसीहा ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन धीरे धीरे मिक्स फीलिंग्स आना शुरू हो गई जब उसके काम कुछ खराब होने शुरू हो गए। जैसे उसने सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो लोगों को पता चला उसकी इल इंटेंशन के बारे में, है ना। मार्केट में वही चीजें जा सकती थी जो वो डिसाइड कर रहा था। इसके अलावा उसने वुमेन को किसी प्रकार का वोट करने का अधिकार नहीं दिया, उसने वुमेन को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया और उसके अलावा उसने लोगों का फोर्सफुल रिक्रूटमेंट किया आर्मी के अंदर, जबरदस्ती आर्मी के अंदर लोगों को रिक्रूट कराया गया। मिड 18 सेंचुरी की बात करें यूरोप की तो उस वक्त कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, जिस कोई भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी। जैसे कि फ्रांस के अंदर लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ गई थी, लोग यूनाइटेड फील करते थे, लेकिन अदर यूरोपियन नेशंस में किसी प्रकार का सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी लोगों के अंदर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जर्मनी जो है वो डिवाइडेड था किंगडम्स के अंदर, है ना। इटली डिवाइडेड था डचीज के अंदर, स्विट्जरलैंड डिवाइडेड था कैंटॉन्स के अंदर, इस प्रकार से यहाँ पर डिवीजन थे। लेकिन अगर हमें यूरोप की और प्रॉब्लम को समझना है कि वहाँ कैसे नेशनलिज्म की चीजें डेवलप हुई होंगी, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो हमें पहले यूरोप की सोसाइटी को समझना पड़ेगा। यूरोप की सोसाइटी में दो प्रकार के लोग थे, एक तरफ थे अरिस्टोक्रेटिक लोग जो एलीट क्लास है, अमीर लोग थे, है ना, इनकी आपस में शादी हो जाती थी, इनको बड़े रॉयल टाइप के लोग थे, और एक तरफ थे गरीब तबका यानी कि जो पीजेंट्री क्लास था। अब 1750s में होता है ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो नया एक क्लास इमर्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये वही मिडिल क्लास है जैसे कि बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, क्लर्क्स, क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं तो इनके अंदर वो कॉन्सेप्ट आया यूनिटी का, नेशनल यूनिटी का, कि हमको यूनाइट होना चाहिए और नेशन बनाने की बात करनी चाहिए। तो
इन्हीं लोगों ने सबसे पहले देखोगे आप यूरोप के अंदर, बाकी यूरोपियन नेशंस में भी, जितने भी यूरोपियन नेशंस थे वहां पर आप देखोगे मिडिल क्लास का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने ही वहां पर नेशनल यूनिटी की बात करना शुरू करी। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम लिबरलिज्म की बात करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि लिबरलिज्म क्या होता है, पीजेंट्री ने पूछा लिबरलिज्म ये किस चिड़िया का नाम है, तो उन्होंने कहा हम बताते हैं, रुक जाओ। तो उन्होंने कहा लिबरलिज्म का जो वर्ड है वो बना है लाइबर से, और लाइबर का मतलब होता है टू फ्री। तो बेसिकली फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसी फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। जब हम पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं तो 3 पॉइंट्स हैं। क्या, ये मिडिल क्लास बोल रहा है, पहला हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए। नंबर 2 इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। नंबर 3 जो सरकार बने वो कंसर्न बाय गवर्नमेंट पीपल बने, यानी कि सरकार जो बन रही है वो लोगों के कंसेंट से बननी चाहिए। लेकिन इसमें लूप होल क्या था, लूप होल ये था कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट करने का अधिकार था, या फिर सिर्फ वही लोग इलेक्ट हो सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि वुमेन और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो ना तो इलेक्ट हो सकते थे ना ही वो वोट कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इकोनॉमिक फ्रीडम की। मिडिल क्लास के हिसाब से क्या कि मार्केट को फ्रीडम दीजिए, यानी कि आप सरकार इस पे बंदिशें मत लगाइए, कितना प्रोडक्शन करना है, कब करना है, कितना प्राइस से बेचना है, मार्केट शुड बी फ्री। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सबको हटाइए। तो 1834 में कस्टम्स यूनियन बनाया गया एट द इंस्टेंस ऑफ रशिया, उसको ज़ोल्वरिन कहते हैं। इसके तहत क्या हुआ, क्या किया गया, पहला चीज तो ये कि यूरोप में 30 करेंसीज है, अब इतने सारे देश हैं, 30 करेंसी थी, उन सबको खत्म करके कहा गया 2 करेंसी। इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहा है तो करेंसी का क्लैश नहीं होगा कि किस करेंसी में पेमेंट करना है। एक करेंसी होगी तो ट्रेड आसानी से होगा, जब ट्रेड आसानी से होगा तो यूनाइटेड फीलिंग जो है वो जल्दी डेवलप होगी। ये बात जो है मिडिल क्लास यहां पर कह रहा था। तो 1815 में क्या हुआ, फाइनली नेपोलियन की बात करें तो बैटल ऑफ वाटरलू हुई। प्रैप कंट्रीज एक तरफ थे, दैट इज प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, एक तरफ नेपोलियन था। इस वॉर में नेपोलियन हार गया, प्रैप कंट्री जीत गए। जो प्रैप कंट्रीज हैं वो कंजर्वेटिव टाइप की फीलिंग रखते हैं, कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, यानी कि वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, है ना। वो चाह रहे थे कि मोनार्कियल सिस्टम वापस आ जाए। क्यों, क्योंकि नेपोलियन ने वो सब चीजें खत्म कर दी थी, है ना। नेपोलियन, क्योंकि अब लड़ाई तो मोनार्की की नेपोलियन से थी, नेपोलियन डिक्टेटरशिप टाइप की चीजें ले आया था, तो ये लोग चाह रहे थे कि मोनार्की फिर से आ जाए, और कंजर्वेटिज्म यहां पर फिर से आ जाता है इस बैटल के बाद। और वो कंजर्वेटिज्म मतलब वो लोग जो ओल्ड स्कूल को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म मतलब वो लोग जो ट्रेडिशनल बिलीफ मानते हैं, चर्च में मानते हैं, वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार के बाद कंजर्वेटिज्म फिर से वहां पर फ्रांस के अंदर वापस आ गया। तो 1815 की बैटल जब खत्म होती है तो उसका आउटकम था ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के जो प्रोविजंस थे वो क्या क्या थे, पहला चीज तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि ये साइन की गई थी प्रैप कंट्रीज के द्वारा, दैट इज प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। फिर उसके बाद उसमें ये कहा गया था वियना, ट्रीटी ऑफ वियना में, कि जितने भी चेंजेस यहाँ पर नेपोलियन ने किए हैं उसको हम वापस से अंडू कर देंगे, यानी कि जो सिचुएशन नेपोलियन के आने से पहले थी हम वैसे ही कर देंगे। और तीसरा पॉइंट था सेटलमेंट ऑफ यूरोप। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ये वियना में साइन हुई थी, यहाँ पर वियना कांग्रेस हुई, और वियना कांग्रेस को होस्ट किया था ड्यूक मैटरनिच ने, जो कि ऑस्ट्रिया के यहाँ पर चांसलर थे। ठीक है, अब सेटलमेंट ऑफ यूरोप क्या था कि जो फ्रांस ने एक्सपेंशन इतना किया है नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे, उस फ्रांस के एक्सपेंशन को लिमिट करना, उसकी बाउंड्रीज को लिमिट करना। यहां पर क्या किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ऑफ फ्रांस आप देखोगे तो वहां पर किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना दिया गया, जिसमें बेल्जियम भी था, ताकि फ्रांस एक्सपैंड ना करे। उसके अलावा आप देखोगे जो पोलैंड का कुछ हिस्सा था वो रशिया को दे दिया गया। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कि जो पीडमॉन्ट को जेनोवा का कुछ एरिया दे दिया गया, है ना, साउथ ऑफ फ्रांस बना दिया गया। तो एक कंट्री साउथ ऑफ फ्रांस बनाया गया, जेनोवा जो था वो ऐड कर दिया गया पीडमॉन्ट में। इसके अलावा आप देखोगे कि ऑस्ट्रिया का कुछ पोर्शन जो है, सॉरी नॉर्थ इटली का कुछ पोर्शन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, है ना। ऐसे ही आप देखोगे प्रशिया को नए फ्रंटियर्स बन गए। इस तरह से पूरे यूरोप का सेटलमेंट किया गया, यानी कि यूरोप के मैप को रीडिजाइन किया गया था। ठीक है, तो फाइनली यहां पर हुआ क्या, कंजर्वेटिज्म जीत जाते हैं, मोनार्की जीत जाती है। और जब नेपोलियन हार गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लिबरल्स थे, वो लिबरल्स जो चाहते थे कि नेशनल यूनिटी की बात हो, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोनार्की फिर से आ गई एक तरह से। तो यही लिबरल्स अब रिवॉल्यूशनरी यहां पर बन जाते हैं, और ये अब यहां पर रिवॉल्यूशन करेंगे। तो लिबरल्स ने अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू करी। यहाँ पर इनका क्या एजेंडा था कि मोनार्की खराब है, ये बात को प्रोपोगेट करना। तो यहाँ पर एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका नाम था ग्वासेपी मैज़िनी, है ना, जो कि जेनोवा में बॉन्ड हुए थे 1807 में। उन्होंने यहाँ पर 2 सोसाइटीज बनाई, एक तो था यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली बनी थी मर्साइल में और यंग यूरोप बनी थी बर्न में। ये क्योंकि प्रोपोगेट कर रहे थे कि मोनार्की खराब है, खराब है, खराब है, इसीलिए यहाँ पर ड्यूक मैटरनिच ने कहा था ग्वासेपी मैज़िनी के लिए कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, यानी कि मोनार्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो ये ग्वासेपी मैज़िनी है। ये बात किसने बोली, ड्यूक मैटरनिच ने बोली। कंजर्वेटिव्स की अब लड़ाई जो है वो लिबरल्स और नेशनलिस्ट दोनों के साथ हो गई थी, और इन दोनों ने ही अब रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिए। जैसे कि आपको रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा पोलैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, ऑटोमन एम्पायर, जगह जगह पे अब रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब
रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम 3 रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहला हो गया जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। यहाँ पर क्या हुआ आपको पता है, 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू जब खत्म हुई तो कंजर्वेटिज्म वापस आ गया। जब कंजर्वेटिज्म आया तो बुर्बन डायनेस्टी फिर से वापस आ गई, मोनार्की वाली, याद करिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बताया था आपको। तो बुर्बन डायनेस्टी वापस से रीइंस्टेट कर दी गई। लेकिन 1830 के इस रिवॉल्यूशन में यहाँ पर लिबरल्स ने इसी डायनेस्टी को, बुर्बन डायनेस्टी को फिर से ओवरथ्रो कर दिया। ये था आपका जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। फिर हम बात करेंगे जो अपराइजिंग्स हुई ब्रुसेल्स में। यहाँ पर क्या हुआ, जो बेल्जियम है वो अलग हो जाता है किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, ये चीज हुआ। और फिर उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली ये ग्रीक जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ग्रीक को हम लोग क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो कल्चर है यूरोप का वो ग्रीक में पला बड़ा, वहीं से फैला फिर आगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर पोएट्स आते हैं, लॉर्ड बायरन, जो पोएम्स के थ्रू इस तरह की चीजें लिख के कल्चर को एक्सप्लेन बताते हैं, है ना, पूरे यूरोप के, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 1821 में स्टार्ट होती है, लेकिन कंप्लीट होती है, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलता है 1830 में। और फिर उसके बाद 1832 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। यहीं पर ये बात आती है, यहाँ पर कहा जाता है व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि देखिए फ्रांस में जब वो चिंगारी लगी, जब फ्रांस में ये चीज़ें हो गई कि भाई रिवोल्ट हो गया, मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठ गई और रिपब्लिक हो गया, बाद में की अलग बात है कि नेपोलियन आ गया, लेकिन वो जो फ्रांस ने छींक मार दी, वो छींक ऐसी फैली, वो आग ऐसी फैली कि अदर कंट्रीज़ के लोग भी अब यही चाह रहे थे कि हम मोनार्की खत्म कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर यही लाइन बोली गई है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट आता है रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म ये वो नहीं है जो आपकी मैडम के साथ चल रहा है। रोमांटिसिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है, ये कल्चरल मूवमेंट है, यानी कि जब आप अपने देश से प्यार को व्यक्त करते हैं कल्चरल मूवमेंट के थ्रू, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखेंगे बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं, है ना, उससे हम लोग के अंदर बड़ी ज़्यादा मोटिवेशनल और पेट्रियाटिक फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये रोमांटिसिज्म बेसिकली कल्चरल मूवमेंट है, ताकि हम यहाँ पर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को लोगों के अंदर डेवलप करें, तो ये होता है रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म बेसिकली क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन, रादर ये लोग क्या सपोर्ट करते हैं इमोशंस को, मिस्टिकल फीलिंग्स, इंट्यूशन को। तो यहाँ पर जैसे नाम आता है जॉन गॉटफ्रीड हटर का। जॉन गॉटफ्रीड हटर दो चीजों की बात कर रहे थे, दास वोक और क्या, वोकजीस्ट। दास वोक का मतलब क्या है, ट्रू जर्मन कल्चर विल बी फाइंड, कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। जो ट्रू कल्चर है जर्मनी का वो आपको लोगों के अंदर मिलेगा, किसी परचून की दुकान पे नहीं मिलेगा। और दूसरी बात वोकजीस्ट जो है वो दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ लॉ, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, सॉरी, वो ये दो चीजों के ऊपर जॉन गॉटफ्रीड हटर बात कर रहे थे। अब बात करेंगे पोलैंड की। अब पोलैंड जो है उसको पार्टीशन कर दिया गया और उसको रशिया के डोमिनेंस में रख दिया गया। रशिया जो है वो पॉलिश लैंग्वेज को खत्म कर रहा था, आउट ऑफ स्कूल्स कर दिया गया कि भैया कोई स्कूलों में पॉलिश लैंग्वेज नहीं चलेगी। यही लोगों की दिक्कत थी कि आप मेरी लैंग्वेज को सप्रेस कर रहे हो, आप मेरी लैंग्वेज को खत्म करना चाह रहे हो। लोगों की आइडेंटिटी खत्म हो रही थी, तो लोग अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ने लग गए और पॉलिश ने यहाँ पर रिवोल्ट भी किया कि नहीं, हम नहीं होने देंगे ये चीज़, लेकिन अल्टीमेटली रशिया ने उसको यहाँ पर सप्रेस कर दिया। तो जब इस तरह की बातें हुई तो नेशनलिस्ट फीलिंग्स पोलैंड में कैसे डेवलप करी गई, इसको टूल बना के, लैंग्वेज को टूल बना के लोगों को बताया गया कि तुम्हारा कल्चर खत्म किया जा रहा है, तुमको खत्म किया जा रहा है एक तरीके से। तो यहां पर क्या हुआ, नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो पोलिश पीपल के अंदर कैसे अराइज हुई। जैसे फॉर एग्जांपल कैरोल कोरपुंस्की की बात करेंगे तो वो म्यूजिक, ओपेरा, इन सबसे लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करेंगे तो जो नेशनलिस्ट फीलिंग की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे जाते हैं ना। जैसे मैंने फ्रांस की बताया था, फ्रांस की बात करेंगे तो रॉजर डी आइल ने एक सॉन्ग लिखा था ना, मार्सेलेज करके, जो फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। इसी प्रकार से, है ना, जैसे अभी आप बात करेंगे, अभी आपका एक गाना बज जाए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, तो एक अलग पैट्रियोटिक फीलिंग आती है। तो वही चीज यहाँ पर इसी गानों के थ्रू जो है लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स जगाने की बात करी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ये जो रिवोल्ट था वो रशिया ने जो है वो पॉलिश का यहाँ पर सप्रेस कर दिया। अब 1830s आते आते बहुत सारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स बढ़ती चली जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो फूड की डिमांड बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, क्राइसिस बढ़ती जा रही थी। और उस साल की बात है जब फसल बहुत खराब हुई, बैड हार्वेस्टिंग सीजन था, और साथ में जो प्रॉब्लम्स है मल्टीप्लाई होती चली जा रही थी। ऐसे में राजा से चीज़ें नहीं संभली और जो लुइस फिलिप था वो भाग गया। जब लुइस फिलिप भाग गया तो नेशनल असेंबली ने वहाँ पर अपने आप को रिपब्लिक प्रोक्लेम कर देती है। वापस से चीज़ें वापस फिर से हो गई, देखो फ्रांस के अंदर। तो नेशनल असेंबली जो है वापस से रिपब्लिक यहाँ प्रोक्लेम कर दिया। नेशनल असेंबली के यहाँ पर 3 पॉइंट थे। पहला उन्होंने कहा कि हर अडल्ट मेल जो 21 साल से ऊपर का है उसको वोट करने का अधिकार है, सफरेज दिया गया। दूसरा, हम राइट टू वर्क आपको देते हैं और आपके इस काम के लिए राइट टू वर्क गारंटी करते हैं, आपको वर्क मिले उसके लिए हम वर्कशॉप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, नेशनल वर्कशॉप सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ये कहानी जो है नेशनल असेंबली की सेटअप होने तक हो गई। अब एक रिवोल्ट हुआ, सिलेसिया एपिसोड। सिलेसिया एपिसोड क्या था,
ये एक तरह का रिवोल्ट था वीवर्स का कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर लाके वीवर्स को रॉ मटेरियल देते थे, इनसे सामान बनवाते थे, लेकिन उनको उतनी वेजेस नहीं देते थे, और इसी को लेकर वीवर्स ने यहाँ पर आवाज उठाई थी। क्या इंसिडेंट था? इंसिडेंट ये था कि 4 जून का दिन था, दोपहर के 2 बजे ये सारे वीवर्स जो है मार्च करते करते गए मेसन के घर में और तोड़फोड़ करने लगे, दरवाजा दरवाजा तोड़फोड़ करने लगे, खिड़कियां तोड़ दी, अंदर घुस गए। तो मेसन जो है भाग गए। जब भागे तो 5 गाँव में जाके शेल्टर लेने लगे। वहां पर उन गाँव वालों ने शेल्टर नहीं दिया, लेकिन वहां जो मुठभेड़ हुआ वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, तो वहां पर 11 वीवर्स की जान चली गई। ये था आपका सिलेसिया एपिसोड। आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार से रिवोल्ट होते जा रहा है। अब रिवोल्ट ऑफ 1848, ये रिवोल्ट लिबरल्स ने किया था, इंपॉर्टेंट है, ये रिवोल्ट लिबरल्स ने किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया, ठीक है। अब इनका क्या कहना था, ये रिवोल्ट जो किया उन्होंने, इनकी यहाँ पर 3 पॉइंटर्स थे। पहला, नेशन स्टेट बनाया जाए। अब भैया कब नेशन स्टेट बनाओ, लोग जो है नेशन से बंधे हों, है ना, उनके अंदर वो कल्चरल फीलिंग हो, है ना, ये सब बातें बोली गई। और ये कहा गया जो नेशन बनेगा वहाँ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स अप्लाई हो, है ना, उसमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए। और साथ में कहा गया कि जो उनको फ्रीडम दी, वहाँ लोगों को फ्रीडम दी जाए, किसकी किसकी, प्रेस की और एसोसिएशन की। ये थी यहाँ पर लिबरल्स की यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनके रिवोल्ट में। अब लोगों ने क्या डिसाइड किया, जर्मनी के मिडिल क्लास ने, कि हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है मार्च करना शुरू करते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था कि जो पावर्स होंगी मोनार्की वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगी। इस प्रोविजन के साथ जब फ्रेडरिक विलियम IV को, जो कि प्रशिया के राजा थे, उनको जब दिया गया कि ठीक है भैया आप हमारे राजा बन जाइए, तो फ्रेडरिक विलियम IV ने रिजेक्ट कर दिया कि भैया आप हमें कोई राजा थोड़ी बना रहे हो, हमको तो अंगूठा छाप बना रहे हो, आप हमारे खाली दस्तखत कराओगे, कोई पावर नहीं दे रहे हो हमको। तो उसने रिजेक्ट कर दिया, और जब रिजेक्ट कर दिया और जाके दूसरे जो मोनार्की वाले लोग थे उनको ज्वाइन कर लिया ताकि इसको सप्रेस किया जा सके, ठीक है। तो जब ये किंग ने मना कर दिया तो नेशनल असेंबली ने अपने आप को सारी पावर्स उसके पास आ गई। अब वो होता है ना कि पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो नेशनल असेंबली यहाँ पर यही हो गया। अब वो नेशनल असेंबली डिमांड्स सुनना बंद कर दी उसने वर्कर्स की। ये एक दिक्कत वाली बात थी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो मतलब आप देखोगे नेशनल असेंबली का जो सोशल बेस था वो एरोड हो गया। यानी कि पहले नेशनल असेंबली में हर प्रकार के लोग थे, गरीब तबका भी था, अमीर तबका भी था, लेकिन धीरे धीरे वो एरोड हो गया और डिमांड जो वर्कर्स की थी वो सुनना बंद हो गई। तो बेसिकली ऐसे मिलिट्री एंटर करती है और असेंबली को डिसबैंड कर देती है। वुमेन का क्या रोल रहा? वुमेन ने बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स करी, बहुत सारी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस किए, बहुत सारे अखबार चलाए, लेकिन उनको फिर भी पार्लियामेंट के अंदर एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया और कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर राजा को ये लगने लगा, राजाओं को अदर कंट्रीज के यूरोपियन नेशंस में, कि भाई कब तक चलेगा साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड सप्रेशन, कब तक चलेगा कि वो लोग भैया रिवोल्ट करेंगे हम सप्रेस करेंगे, फिर वो रिवोल्ट करेंगे हम फिर सप्रेस करेंगे। दिक्कत ये है कि ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हमारा हो जाए। तो यहाँ के राजाओं ने डिसाइड किया एक काम करते हैं कि भैया इनकी बातों को मान लेते हैं ताकि ये हमारे साथ अलाइंड हो जाए, है ना, हमारा तख्ता पलट ना करें, हम अपनी सरकार चलाते रह जाएंगे। तो इस आइडिया के साथ यहाँ पर चीजें आगे शुरू होती हैं और जर्मनी की यहाँ शुरुआत होती है। मेकिंग ऑफ जर्मनी की बात करेंगे तो 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ वियना का एक प्रोविजन ये था कि जर्मनी को प्रशिया के डोमिनेंस में रख दिया गया था। यानी कि प्रशिया जो है वो डोमिनेट करता था जर्मनी को। अब समझिए प्रशिया जो है वो एक प्रैप कंट्री भी है, यानी कि प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन वाला पार्ट भी है जो कि कंजर्वेटिज्म को फॉलो करता है। उसके बाद भी आप देखिए यहाँ पर जब जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात होती है तो प्रशिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी जाती है। कैसे समझते हैं? देखिए, द इनिशिएटिव ऑफ द लिबरल्स टू यूनाइट द जर्मनी इन 1848 उसको क्रश कर दिया गया था मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा। ये मैंने अभी आपको बताया कि भैया जो मोनार्की थी, मिलिट्री थी, वो क्रश कर देते हैं 1848 की मूवमेंट को। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रशिया के ऊपर आती है। प्रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने आपको बताया इसका रीजन कि प्रशिया को ये लग रहा था कि तख्ता पलट ना हो जाए हमारा, ठीक है। तो प्रशिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। तो ऑटोवन बिस्मार्क जो है वो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर प्रशिया के, है ना, उनको चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है जर्मन यूनिफिकेशन का। ऑटोवन बिस्मार्क ने 3 लड़ाई लड़ी 7 सालों तक अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और इस तरह से प्रशिया जो है वो यहाँ पर विनर होता है। तो फाइनली जनवरी 1871 में प्रशियन किंग जो थे विलियम वन, अब प्रशियन किंग की बात हो रही है, नॉट द चीफ मिनिस्टर, प्रशिया के जो राजा थे विलियम वन, वो यहाँ पर जर्मनी के एम्परर जो है वो प्रोक्लेम किए जाते हैं। एंड फाइनली यू विल सी ऑन 18 जनवरी 1871 एक असेंबली यहाँ बनाई गई ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स गैदर्ड इन दी हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्साइल। तो बेसिकली ये जो सेरेमनी है यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन की, वो इस हॉल ऑफ मिरर्स में या पैलेस ऑफ वर्साइल में जो है वो यहाँ पर होती है। तो ये था आपका जर्मन यूनिफिकेशन। इटली बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक आपका था नॉर्थ इटली, एक था आपका सेंट्रल इटली और एक था साउथ इटली। नॉर्थ इटली जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, सेंट्रल इटली पोप के अंदर था, और साउथ इटली जो है वो बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंदर था। तो यहाँ पर अब यूनिफिकेशन किस प्रकार से हुआ इटली का, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, इटली जो है वो 7 स्टेट्स में यहाँ पर डिवाइडेड था, और जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया था, रीजन था, वो था इनका सार्डिनिया पीडमॉन्ट, जो रूल किया जाता था एक इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। तो जैसे मैंने बताया इटली 3 रीजन में डिवाइडेड था, और उनको कौन कौन यहाँ रूल कर रहा है वो आपके सामने है। तो ग्युसेपी मैज़िनी ने स्टार्ट किया था, याद करिए मैंने बताया था अभी आपको
आपको कि वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप सोसाइटीज़ जो है वो फॉर्म करना शुरू करी थी, लेकिन वो सोसाइटीज़ वो अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं वो अपना इम्पैक्ट छोड़ने से फेल कर जाती है और इम्पैक्ट नहीं बना पाती है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इटालियन यूनिफिकेशन की वो किसके ऊपर आती है? वो सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमानुएल टू के ऊपर आती है। विक्टर इमानुएल टू जो है वो चीफ मिनिस्टर कैवर, काउंट कैवर को यहाँ पर डायरेक्शन देते हैं। काउंट कैवर बड़ा टैक्टफुली यहाँ पर डील करते हैं और वो ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, और फाइनली नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रिया से यहाँ पर जो है वो फ्री कर दिया जाता है। साउथ इटली की बात करेंगे तो साउथ इटली में थे गैरीबाल्डी लोगों के सपोर्ट की मदद से जो है वो साउथ इटली को फ्री कर देते हैं विद दी फ्रॉम दी बुर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। नॉर्थ इटली और साउथ इटली को फ्री होते देख पोप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और इस तरह सेंट्रल इटली भी जो मिल जाता है। तो फाइनली आप देखोगे 1861 में विक्टर इमानुएल टू जो है वो इटालियन किंग जो है वो प्रोक्लेम कर दिए जाते हैं। 18वीं सेंचुरी से पहले ब्रिटेन एक नेशन स्टेट नहीं था, अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ रहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, वेल्श हो गया, स्कॉटिश हो गया, आयरिश हो गया। अब सवाल यही है कि इतने डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज़ के लोग हैं, फिर भी कैसे यूनिफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल हुआ ब्रिटेन का? तो जो ब्रिटेन में आप देखोगे 1688 में मोनार्की खत्म कर दी गई, उसकी मोनार्की की पावर को सीज कर लिया गया और ब्रिटेन यहाँ पर इंग्लिश का पार्लियामेंट जो बना, उस पार्लियामेंट में 1707 में एक लॉ पास हुआ जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इस यूनियन एक्ट के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एग्रीमेंट किया गया जिसमें स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड के अधीन आ जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का। हुआ ये कि ब्रिटेन ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस इंपोज करना शुरू किया स्कॉटलैंड के ऊपर। और जब ऐसा हुआ तो होगा क्या, ब्रिटेन की आइडेंटिटी जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। बेसिकली ब्रिटेन यहाँ पर ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि ब्रिटेन की जो पावर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो ब्रिटेन की आइडेंटिटी यहाँ पर ग्रो होने लगी और स्कॉटलैंड की जो कल्चर है वो यहाँ सप्रेस होने लग गया। तो जब सप्रेशन हुआ उनके कल्चर का, तो बेसिकली क्या बातें आई, ये कि आपको फॉरबिडन है, यानी कि आप क्या दो काम नहीं कर सकते। पहला, आप गेलिक लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, स्कॉटिश लोगों को ये बोला गया, और दूसरा, आप अपनी नेशनल ड्रेस को नहीं पहनेंगे। तो ये दो काम जो है वो बोले गए और ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आयरलैंड की। तो आयरलैंड की सोसाइटी में दो प्रकार के लोग थे, एक थे कैथलिक्स, एक थे प्रोटेस्टेंट्स। ये प्रोटेस्टेंट जो थे इनको यहाँ पर इंग्लैंड का सपोर्ट था, तो ये लोग क्या करते, डोमिनेट करते थे कैथलिक्स को, और इसीलिए यहाँ पर कैथलिक्स को दिक्कत होती थी। तो बेसिकली कैथलिक्स की तरफ से एक आदमी था जिसका नाम था वुल्फ टोन, वो यहाँ पर एक रिवोल्ट करता है। ठीक है, और वो रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा। इनफैक्ट आप समझ रहे होंगे कि उसको सप्रेस कर देंगे इंग्लिश के द्वारा। ठीक है, और आयरलैंड इस प्रकार से, जब वो रिवोल्ट सप्रेस हो गया तो आयरलैंड इस प्रकार से इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो इस तरह से हमारा जो ब्रिटेन में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की कहानी है वो यहाँ खत्म हो जाती है और ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। अब जब ऐसा हुआ, फाइनली आप देखोगे नए नए सिंबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब यूनाइटेड किंगडम बन चुका है। तो अब नए सिंबल्स बनेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पर एक नया फ्लैग आया, ब्लैक फ्लैग, जिसको यूनियन जैक कहते हैं। एक नेशनल एंथम आया, गॉड सेव अवर नोबल किंग्स। और फिर उसके बाद देखिए इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर एक लैंग्वेज बन गई। तो जो गेलिक लैंग्वेज थी, जो अलग अलग लैंग्वेजेस थी, उन सबको यहाँ खत्म करके यहाँ पर एक लैंग्वेज बना दिया गया। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पूरा होता है। अब इसको स्ट्रेंज केस क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप देखोगे बाकी जर्मनी और इटली के अंदर यू विल सी कि वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई, बट आप यहाँ देखोगे बिकॉज यहाँ सिर्फ लॉ पास हुए, कल्चर को सप्रेस करके यहाँ पर यूनाइट कर लिया गया, इसलिए इसको स्ट्रेंज केस यहाँ पर बोला जाता है। अब विजुअलाइजिंग द नेशन की बात करें तो जर्मनी, इटली, ये सब नेशंस बन चुके थे, लेकिन अब इन नेशंस को कैसे देखा जाता था। बात यहाँ कॉन्सेप्ट आता है एलिगोरी का। एलिगोरी क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसमें क्या करते थे, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा कि रियल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है, खाली आपने दिमाग में सोच लिया। तो क्या करते थे कि फीमेल एलिगोरी बनाते थे, यानी कि एक फीमेल का यहाँ पर एक फीमेल का इमेज होता था, लेकिन वो फीमेल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज एन एलिगोरी। ठीक है ना, तो उस फीमेल को यहाँ पर रखा जाता था एज एन एलिगोरी। ठीक है, जैसे और भी मैं आपको एलिगोरीज की बताऊँ, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का एलिगोरी था जर्मेनिया। अब उसमें एक इमेज बना दी गई, लेकिन वो फीमेल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है ना, फ्रांस की बात करेंगे तो एलिगोरी वाज मेरियाने। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, इमेजिनेशन है ना। जैसे हम बात करेंगे कि रेड कैप होता है, रेड कैप सिग्निफाई करता है, जैसे हम बोलेंगे ये पर्टिकुलर पेन को सिग्निफाई करेगा। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट्स के अंदर एक लेडी है, वो और वुमेन होती है और वो तराजू लेके खड़ी है, उसकी आंख में पट्टी बंधी है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है, जस्टिस को, है ना। ये क्या सिग्निफाई करता है, इंसाफ की बात करता है। तो ये एलिगोरी हो गया। कुछ चीजें जैसे ब्रोकन चेन है, तो ब्रोकन चेन क्या
क्या डिटरमाइन कर रहा है, लिबर्टी को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, एलिगोरीज। वैसे देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये फ्रांस की एलिगोरी है ना, मरियानी हो गया, फिर ये जर्मनी की एलिगोरी हो गई, जर्मेनिया हो गया, ठीक है। अब ये जर्मनी की एलिगोरी पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, जैसे आपको देखोगे ये ईगल प्लेट बनी हुई है, ये स्वार्ड है, ये कुछ अलग अलग तरीके से सिग्निफाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्वार्ड है उसका मतलब क्या है, रेडीनेस टू फाइट, हम लड़ने को तैयार हैं, है ना। जैसे कि आप देखोगे ओक लीव्स लगी हैं स्वार्ड के अराउंड, इसका मतलब हम पीस करने को तैयार हैं। ये आप देखो क्राउन लगा हुआ है ना, ये चीज़ है, सन की रेज निकल रही हैं, मतलब ये नॉलेज को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से ये पीछे फ्लैग दिख रहा है आपको, जो 1848 की रिवॉल्यूशन में यूज़ किया गया था, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया। जैसे ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या हो गया, फ्री है ना, बीइंग फ्रीड, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल बना है, तो उसका मतलब क्या है, जर्मनी एम्पायर के स्ट्रेंथ को बता रहा है ना। जैसे क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो ओक लीव्स का क्राउन दिखाया मैंने आपको यहाँ पर, ये देखिए, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हीरोइज्म। स्वार्ड का मतलब क्या है, लड़ने को तैयार है। इस प्रकार की चीजें, रेज ऑफ राइजिंग सन का मतलब क्या है, नया एरा का शुरुआत होना, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सिंबल्स का यूज किया गया है और इन सिंबल्स का कुछ कुछ मतलब होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। देखिए नेशनलिज्म क्या होता है कि आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप अपने देश के लिए सोचते हैं, फीलिंग रखते हैं, सेंटिमेंट्स हैं, दैट इज नेशनलिज्म। लेकिन व्हाट इज इंपीरियलिज्म, जब कोई कंट्री क्या करता है कि अपनी पॉलिसीज, अपने माइंडसेट को या अपनी चीज़ों को जाके दूसरे कंट्रीज में जाके थोपता है ना, तो दैट इज इंपीरियलिज्म। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने किया, ब्रिटेन अपने कंट्री में है, लेकिन जब वो इंडिया आया, इंडिया पर उसने कब्जा किया और फिर उसके बाद उसने अपनी पॉलिसीज, अपने तरीकों को इंडिया के ऊपर थोपा, तो दैट इज इंपीरियलिज्म, है ना। यानी कि एक्सपेंशन मोड पे जब गए, और एक्सपेंशन इस प्रकार का हुआ कि भाई हम अपनी पॉलिसीज वहां पर लागू करेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंपीरियलिस्टिक रूल, है ना। क्या बोलेंगे, इंपीरियलिस्टिक रूल कहेंगे। तो बेसिकली जब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की बात करेंगे, तो नेशनलिज्म क्या होता है, लव फॉर वंस ओन नेशन, लेकिन इंपीरियलिज्म क्या है, नेशनलिज्म तो है ही, प्लस जब आप अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करोगे, जब आप कल्चरल एक्सपेंशन करोगे, जब आप कैप्चर करोगे अदर कंट्रीज को जाके, तो देन दैट बिकम्स व्हाट, इंपीरियलिज्म, है ना। वो क्या हो जाता है, इंपीरियलिज्म हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि बाल्कन जो था, बाल्कन एक एरिया था जो बहुत ही रिसोर्सफुल एरिया था, ठीक है। बाल्कन पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करता था, लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो अब ये जो कंट्रीज थे, यूरोपियन नेशंस, है ना, रशिया, ये सब कंट्रीज जो थे, ब्रिटेन, इन सब की नजरें जो है वो गई किस पे, इस बाल्कन पे गई। जर्मनी, इन सब की नजरें किस पे गई, बाल्कन पे गई, ठीक है। तो जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, रशिया, ये सब लोग बाल्कन्स के लड़ने लग गए। क्यों, क्योंकि बाल्कन एक रिसोर्सफुल एरिया था, और जिसके पास भी बाल्कन हो जाएगा, जिसको बाल्कन मिल जाएगा, वो समझ लो पावरफुल हो जाएगा, इकोनॉमिकली बहुत तगड़ा, और जब इकोनॉमिक पावरफुल होगा तो पॉलिटिकली आप ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाओगे। तो यहाँ पर इसी बाल्कन्स की लड़ाई स्टार्ट होती है। और जब इन बाल्कन्स की बात करेंगे, कौन कौन से कंट्री आते हैं, जैसे कि सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, ठीक है। आप देखोगे ग्रीस हो गया, अल्बानिया हो गया, मॉन्टेनेग्रो हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, क्रोशिया हो गया, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो आपके बाल्कन की कंट्रीज हैं। तो इन कंट्रीज में बहुत सारा रिसोर्स है और उसके लिए यहाँ पर लड़ाई होना शुरू होती है। इसी चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं, कंट्री जब लड़ाई शुरू होती है, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहाँ से होती है। अब यहीं से क्या होता है, जब ब्रिटेन एक्सपैंड करना शुरू करता है, तो इंडिया पे भी वो क्या करता है, अपना हाथ मारता है। और जब इंडिया पे हाथ मारा, तो वहीं से क्या होता है, ब्रिटेन का इंपीरियलिस्टिक जो रूल है वो इंडिया के ऊपर भी शुरू होता है। और जब हम इसके ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आसान भाषा में कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। लेकिन इट इज इक्वलेंट टू, लाइक हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट, है ना। उस इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के खिलाफ, उस इंपीरियलिज्म के खिलाफ हमारी आवाज जब उठती है इंडिया के नेशनल स्ट्रगल में, तो वो होता है एंटी इंपीरियलिज्म। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।